अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू गेम सेट मैच। आई एम योर होस्ट अदील अजहर। आज मैं स्टूडियो में यहाँ पर अकेला हूँ और नहीं, सवेरा एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया नहीं चली गई है, उनकी तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है। उनके लिए भी हम दुआ गो हैं, मे शी रिकवर रियली फास्ट। लेकिन आज मैं आपके साथ हूँ। बात होगी ऑफ कोर्स फीफा वर्ल्ड कप का जिक्र तो साथ साथ चलेगा। अब से थोड़ी देर पहले, कुछ मिनटों पहले, गालबन अब तक के फीफा वर्ल्ड कप का सबसे सनसनीखेज मज़ेदार मुकाबला ख़त्म हुआ। कैमरून का मुकाबला था सर्बिया के साथ और एक मौके पर ऐसा लग रहा था दैट सर्बिया इज विनिंग दैट गेम। 8 मिनट के अंदर अंदर सर्बिया ने 3 गोल स्कोर किए तो ऐसा लग रहा था दैट इट वाज गेम ओवर फॉर कैमरून। बट व्हाट ए रिमार्केबल कमबैक। कैमरून ने इस मुकाबले को 3-3 से ड्रॉ किया। इस वर्ल्ड कप में दोनों टीमों ने अपना पहला पॉइंट हासिल किया और दोनों टीमों ने अपने आप को कहना चाहिए कि एक ब्रीदिंग स्पेस ज़रूर दी है, सांस लेने की जगह ज़रूर दी है। ख़ास तौर से सर्बिया वुड बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको लग रहा था कि 3 पॉइंट्स उनके पास आ गए हैं एंड दे कैन प्रेशराइज। याद रहे ये वो ग्रुप है जिसमें ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड की टीमें भी शामिल हैं। ये दोनों टीमें आज एक्शन में होंगी, जिसमें ब्राज़ील आज का मैच जीत के बाय द वे दे कैन क्वालिफाई फॉर द सेकेंड राउंड। दे कैन बिकम द सेकेंड साइड। इन फैक्ट अब तक सिर्फ फ्रांस एक वाहिद टीम है, डिफेंडिंग चैम्पियन फ्रांस एक वाहिद टीम है जो कि अगले राउंड के लिए टिकट कटवा चुका है। बाकी वी आर ऑल गेयरिंग अप फॉर एन अमेजिंग मैच डे 3। ये बड़ा मैच डे 3 बड़ा इंटरेस्टिंग होता है बिकॉज इसमें सारी की सारी टीमें एक साथ खेल रही होती हैं एंड दैट इज मतलब ग्रुप की टीम है एंड इट्स सो मच फन। वरना आमतौर से अलग अलग दिन होते हैं। सो बहरहाल चलें जी, पहले हम बढ़ते हैं व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स की जानिब। सो हियर वी गो। ओके जी, इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टेस्ट सीरीज, व्हाट अ ड्रीम कम ट्रू। 17 साल बाद इंग्लैंड की टीम के पाकिस्तान में डेरे। एक दिन आराम के बाद इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जम के प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग की मशकें की। पहले टेस्ट के कबल इंग्लैंड को एक धचका हुआ है और इंग्लैंड के बॉलर मार्क वुड अपना पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। जो सीरीज़ का पहला मैच है वो नहीं खेल पाएंगे। और इसके अलावा पाकिस्तान की टीम जो है वो इस्लामाबाद में अपनी ट्रेनिंग कर रही है। इस्लामाबाद क्लब का जो क्रिकेट ग्राउंड है वहाँ पर। याद रहे जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला मैच 1 दिसंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो रहा है। ओके जी, कुछ बात करते हैं इंग्लैंड के क्रिकेट कोच ब्रेंडन मैककलम के हवाले से। ओके जी, क्या कहते हैं जी पाकिस्तान का, वो कहते हैं ब्रेंडन मैककलम कहते हैं पाकिस्तान का टेस्ट स्क्वाड अच्छा है, दोनों टीमों के दरमियान अच्छे मुकाबले की तवक्को है। शाहीन शाह अफरीदी की टेस्ट में अदम दस्तियाबी पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान है। पाकिस्तान में आकर अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान में अच्छी मेहमान नवाजी की जा रही है। वो पाकिस्तान आकर बहुत पुरजोश और चैलेंजेस के लिए तैयार हैं। गुड लक ब्रैंडन। ऑलराइट, कुछ बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से। आज होने वाले पहले मैच में, जिसका मैंने तफसील से जिक्र किया, सनसनीखेज मुकाबला सर्बिया कैमरून के दरमियान। ये मुकाबला 3-3 गोल से बराबर रहा। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया का मुकाबला होने वाला है घाना के साथ। रिमेंबर, जनूबी कोरिया अगर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो इस मैच को उनको होगा जीतना। टूर्नामेंट फेवरेट ब्राज़ील आज नेमार के बगैर मैदान में उतरेगी। स्विट्ज़रलैंड के साथ उनका मुकाबला होगा। याद रहे जी, नेमार, अगर आपको याद हो, जो पहला मैच ब्राज़ील खेल रहा था उसमें इंजरी की वजह से वो अगले 2 ब्राज़ील के मैचेस के लिए जो है बाहर, यानी ग्रुप स्टेज में। वी आर अज्यूमिंग दैट ब्राज़ील विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। तो ग्रुप स्टेज के अब बाकी मानदा दोनों मैचेस में वो अवेलेबल नहीं होंगे। और याद रहे जी, आज होने वाले आखिरी मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की साइड पुर्तगाल का मुकाबला होने वाला है लुइस सुआरेस की साइड यूरुग्वाई के साथ। ओके जी, फीफा वर्ल्ड कप से एक और ख़बर, और वो ये है, बड़ा अपसेट और हुआ फीफा वर्ल्ड कप में। मराकश की टीम ने शिकस्त दी है आलमी नंबर 2 साइड बेल्जियम को। और हमारे जो एक्सपर्ट एनालिस्ट प्रोग्राम में आ रहे हैं अब्दुल मुईद, उन्होंने बड़ा अच्छा एनालाइज किया था बेल्जियम की टीम को। बहुत सारे स्टार्स हैं उनकी टीम में, लेकिन वो एक टीम यकजा होकर जो है वो नहीं खेल पा रहे हैं। ज़बरदस्त कल बेल्जियम के ख़िलाफ़ मराकश की टीम ने खेला। एंड आपको शायद ये भी पता हो कि उसके बाद, क्योंकि मोरक्कन कम्युनिटी बड़ी तादाद में बेल्जियम में रहती है, तो ब्रसल्स में, जो कि दारुल खिलाफा है बेल्जियम का, वहाँ पे फसादात फूट पड़े, गाड़ियाँ जलाई गई, पुलिस ने लोगों को अरेस्ट किया बिकॉज मोरक्को के लोग जो है वो सेलिब्रेशन, जो मोरक्को के ओरिजिन के लोग थे, मराकश नजाद लोग थे, वो सेलिब्रेशन के लिए सड़कों पर निकल आए थे। कोस्टा रिका ने जापान को शिकस्त दी है। आई विल टेक दैट एज एन अपसेट बिकॉज जापान ने, अगर आपको याद हो, जर्मनी को मात दी थी इससे पहले।
क्रोएशिया ने 4-1 से शिकस्त दे के कनाडा के फीफा वर्ल्ड कप का कर दिया है इख्तिताम। जर्मनी और स्पेन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। पहले मैच में शिकस्त और दूसरा मैच ड्रॉ करने के बाद जर्मनी के लिए अब आगे का सफ़र काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। सो दिस इज़ इट फॉर व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। यस, हमारे प्रोग्राम में अब ऐसा करते हैं, ज़रा हम बात फुटबॉल का थोड़ा जिक्र हुआ, जाते जाते फुटबॉल का हम जिक्र ज़रूर करेंगे। आपको ज़रूर बताएंगे कि आज के मैचेस कौन कौन से होने वाले हैं और कितने बजे ये मुकाबले होंगे। लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला, आप सबके लाला शाहिद खान आफरीदी आज बहुत दूर से हमारे साथ मौजूद हैं। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, लाला इज़ बिज़ी इन, आपकी मैंने ट्वीट देखी, मुझे पता चला लाला उससे कि आप इस वक्त थाईलैंड में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। अस्सलाम वालेकुम आदिल, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ये ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। लाला, सो थाईलैंड में क्या तातीलात मनाने गए हैं या कोई और मसरूफियात उधर? हमारे कितनी कैसे कोई अच्छी किस्मत जो हम जाएं और छुट्टियां मनाएं। नहीं, थाईलैंड या यहाँ पे ज़्यादातर हमारे टीवी कमर्शियल्स वगैरह शूट्स वगैरह होते हैं, तो एक कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, तो वो काफ़ी अरसे से उसको टाल मटोल कर रहा था, लेकिन आखिरकार बस आ गए और हो भी गया। इंशाल्लाह कल वापसी है। चलें जी, कल वापसी, अल्लाह ताला आपको खैर से वापस लेकर आए। लाला, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ गई है। 2005 आखिरी बार था, आपको बड़ी अच्छी मेमोरीज भी होंगी जब इंग्लैंड की टीम लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी। बड़ी सनसनीखेज सीरीज़ थी, अगर आपको याद हो। शोएब अख्तर अपनी पीक पर थे, स्पेशली दैट रावलपिंडी टेस्ट जो पाकिस्तान जीता था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बड़ा मौका, और अल्लाह का शुक्र है कि ये सिलसिला जो अब चल पड़ा है ये चले ही जा रहा है। ये चलता रहेगा इंशाल्लाह चलता रहेगा। काफी मेहनत है इसके पीछे सारे की, जो पहले वाले बोर्ड थे, जो अब बोर्ड है जो चला रहे हैं। आई थिंक कि मैनेजमेंट सब पूरा गवर्नमेंट को हर एक को इसका क्रेडिट जाता है क्रिकेट का वापसी, खासतौर पे अवाम, क्योंकि अवाम बहुत ज्यादा मिस कर रही थी, हम सब मिस कर रहे थे। हमारे इवन के जो नए प्लेयर्स आ रहे थे जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहे थे, वो सबसे पहले पाकिस्तान में खेलना चाह रहे थे, तो वो लोग मिस कर रहे थे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी इंग्लैंड का कि वो आए, टीम आई, एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ पूरी टीम आई है, और अच्छे मैचेस इंशाल्लाह मुझे और आपको देखने को मिलेंगे। लाला, एक ज़माना था कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान जब भी टेस्ट मैच हुआ करते थे, बड़ी एक उसमें एनिमोसिटी, एक दुश्मनी वाला एलिमेंट, आपको वो माइक गेटिंग और शकूर राना के दरमियान का वो वाक़या भी याद होगा। बट उसके बाद पाकिस्तान टीम भी जब गई थी तो आकिब जावेद की नो बॉल्स करार देना, और इसके अलावा लेकिन अब मामलात बहुत बदल चुके हैं। आज ख़ास तौर से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जो ट्वीट किया, अगर आपकी नॉलेज में ना हो, तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी मैच फ़ी जो उनको मिलने वाली है वो पूरी की पूरी जो सैलाब ज़दगान की इमदाद का फ़ंड है उसके लिए डोनेट करना चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत जेस्चर बेन स्टोक्स के हवाले से, और इस सीरीज़ से पहले ये एक दोस्ताना सा माहौल मज़ीद क्रिएट हो जाएगा। देखें, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी बात है। मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा बेन स्टोक को, बल्कि मैं उसका शुक्रिया का मैसेज भी करूंगा अगर उसने ट्वीट की है, मैंने देखा नहीं है। देखें, ये वो चीज़ें होती हैं जो कि हमेशा से मेरा बिलीव है कि हम लोग एम्बेसडर्स होते हैं, अपनी अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह का जस्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त समझा जाता है, माना जाता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है बंदा, और इसने एग्जाम्पल सेट की है, और ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे ख्याल में इस चीज़ को दुनिया में दिखाया भी गया होगा, बताया भी गया होगा, और मैं मेरे ख्याल में तहे दिल से उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जो फ्लड रिलीफ के लिए जो किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, एब्सोल्युटली लाला, आप देख सकते हैं पूरा एक स्टेटमेंट बेन स्टोक की तरफ से आई है, उन्होंने ट्वीट किया है, और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन भी मिल रही है, काफ़ी ज़्यादा एप्रिसिएशन दुनिया भर से मिल रही है। जैसे कि आपने कहा है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट की बात करें तो भाई मेरे ख्याल से इनसे बेहतर तो शख्सियत ज़रा ढूंढ के लाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। जब भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं बहुत मज़ा आता है इनसे बात करके, और इतने सीनियर प्लेयर्स में ज़ाहिर जहाँ पे आप मॉडर्न क्रिकेट के हवाले से बात कर सकते हैं, इनके अपने एक्सपीरियंस और इनकी अपनी याददाश्तें वो जानने में जो है ना वो मज़ा आता है, एंड दैट इज़ समथिंग दैट इज़ वर्थ इन गोल्ड। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान आसिफ इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा आसिफ साहब, लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला, आसिफ साहब आपकी आवाज़ सुन सकते हैं। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई खैरियत से, ठीक ठाक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल, शुक्रिया। अच्छा आसिफ साहब, आपके आने से पहले मैं लाला से सवाल पूछ रहे थे कि हम भी जब हमारी जो क्रिकेट की पहली मेमोरी, इनफैक्ट मेरी वन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट मेमोरीज जो इंग्लैंड के साथ रही है, वही माइक गेटिंग और शकूर राना वाला वो वाकया था
फिर 1992 में, अच्छा उससे पहले भी मुझे याद है इंग्लैंड की टीम, जब एमसीसी की टीम यहाँ पर आई थी, मैंने सुना था जी हमारे एक अंपायर के ऊपर उन्होंने वो बर्फ़ का पूरा जो है ना वो कूलर उंडेल दिया था और पता नहीं क्या क्या हरकतें हुआ करती। 1992 में वो अंपायर थे, वो नो बॉल दिए जा रहे थे आकिब जावेद की, जावेद भाई जो हैं वो उनसे लड़कर आ गए थे एंड ऑल ये। फिर उसके बाद डैरल हेयर वाला जो मसला हुआ था वो भी इंग्लैंड में ही हुआ था। हालात लेकिन अब बड़े बदल गए हैं। अब तो आप देखें जहां दोस्ताना बातें, प्यार मोहब्बत, बेन स्टोक्स का ट्वीट आपकी नॉलेज से गुजरा होगा, पूरे के पूरे अपनी मैच फी जो है वो फ्लड रिलीफ फंड में दे रहे हैं। हाउ टाइम्स हैव चेंज आसिफ साहब फ्रॉम दो 60s एंड नाउ इन दिस सेंचुरी। एंड आई थिंक जिस तरह से शायद अभी कह रहे थे कि क्रिकेट स्पोर्ट्समैन इन जनरल वो होते हैं एम्बेसडर्स और वो गुडविल फैलाना चाहते हैं। एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड जेस्चर बाय बेन स्टोक्स। और भी अच्छा होगा अगर हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक आध टेस्ट मैच के जो गेट रिसीट्स हैं कोई एनी वन पर्टिकुलर डे के वो भी डोनेट कर दें और साथ साथ हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो खेल रहे हैं इस वक्त वो भी बेन स्टोक्स को फॉलो करें और अपने कुछ हिस्सा अपनी फीस का वो भी डोनेट कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखें जहाँ तक आप जिन वाक़यात की बात की है, वो इदरीस बेग नाम था हमारे अंपायर का, 1952 का आई थिंक वो टूर था जो डॉनर कार कप्तान थे एमसीसी के जो टीम लेकर आए थे। 50 की बात है और वो चूँकि अंपायरिंग बहुत ज़्यादा बायस थी उस ज़माने में तो आई थिंक उसकी वजह से ऐसे कोई बात हुई थी। उसके बाद फिर आपने शकुर राना का इंसिडेंट की बात की जो माइक गैटिंग के साथ हुआ। देखें ये सारी चीज़ें जो है ना ये अब माजी का हो गए हैं। जो सबसे बड़ा चेंज आया है क्रिकेटिंग दुनिया में वो आया है कि वो शुरू हुआ है न्यूट्रल अंपायर से। बिकॉज जब कभी कोई टीम सब कॉन्टिनेंट आती थी खास तौर पर तो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए जाते थे कि पिचेस डॉक्टर करते हैं अपने स्पिनर्स के लिए ज्यादातर, बिकॉज उस जमाने में फास्ट बॉलर्स नहीं हुआ करते थे पाकिस्तान में, इंडिया में, खास तौर पर इंडिया में, और इसी तरह से अंपायरिंग बायस हुआ करती थी। हालांकि ये इल्ज़ाम जो था टू सम एक्सटेंट सही था लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के लिए महदूद नहीं था। मैं जहाँ जहाँ खेला हूँ वेस्ट इंडीज में आई एक्सपीरियंस्ड बायस्ड अंपायरिंग, ऑस्ट्रेलिया में श्रीलंका, बाद में तो श्रीलंका बड़ा बदनाम हुआ था इसमें बाद में। देखें सब कॉन्टिनेंट के मुल्क बदनाम हुए थे, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज हो, इनमें कोई नहीं मेंशन करता है कि वहाँ भी बहुत बायस्ड अंपायरिंग हुआ करती थी। But that's all in the माजी now because MCC जब से इन्होंने टेक ओवर किया न्यूट्रल अंपायर्स का, इंटरनेशनल पैनल ऑफ अंपायर्स का, कोई भी होम सीरीज में होम अंपायर्स नहीं होंगे, कोई बहुत अच्छा कदम था। आई थिंक दैट्स गुड। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ी सी ज्यादती ये हो रही है कि फिर आप होम ग्राउंड अंपायर्स पैदा नहीं कर रहे, उनको टेस्ट एक्सपोजर नहीं मिल रहा है। तो ज्यादा अच्छा ये होता कि मे बी आप या तो दोनों अंपायर्स होम के लगाएं एक्सक्यूज मी, और फिर उसके साथ साथ आप फिर कहें कि भाई इंटरनेशनल पैनल का एक अंपायर होगा जो थर्ड अंपायर बनकर बैठा रहेगा, और जहाँ कहीं ऐसा लगता है कि बायस्ड अंपायरिंग हुई हो या कोई गलत अंपायरिंग हुई हो तो उसका डिसीजन उसको रोक कर कैमरे पे चेक करके उसको फिर डिसीजन दे सकता है। उससे होगा कि एक तो होम ग्राउंड अंपायर्स को एक्सपीरियंस मिलेगा और उनसे गलतियाँ कम होंगी, बायस बेशक नहीं होंगे लेकिन गलतियाँ होंगी। तो ये चीज़ों को आई थिंक वो करना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। अब आए आप बात करें करंट टूर के बारे में। आई थिंक पाकिस्तान ऑब्वियसली आफ्टर प्लेइंग सो गुड क्रिकेट, रियली गुड क्रिकेट आई थिंक पास्ट फ्यू मंथ्स, हालांकि पाकिस्तान में इंग्लैंड से आ रही होम सीरीज में आई थिंक वाज ओडीआई क्रिकेट जिसमें वो आ रहे थे, और फिर वहाँ न्यूजीलैंड में जाके जीते थे सीरीज, T20, और फिर वर्ल्ड कप में फाइनल तक पहुंचे, फिर वहाँ भी इंग्लैंड से आ रहे, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्मेट था। अब ये फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है और इंग्लैंड की टीम यकीनी तौर पर बहुत अच्छी टीम है, वेल बैलेंस टीम है, और उनका पिछला रिकॉर्ड अगर आप देखें पिछले 1-2 साल से काफी अच्छा रहा है बोथ होम एंड अवे। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सीरीज, और उम्मीद तो ये इंशाल्लाह पाकिस्तान भी अच्छा खेल का मुजाहरा करेगा। बट ये प्रेडिक्ट करना आई थिंक ये सवाल ही गलत बनता है कि कौन सी टीम जीतेगी कहना। आई थिंक एज लॉन्ग एज बोथ द टीम्स परफॉर्म देयर बेस्ट, और जो अच्छी टीम खेलेगी वो ऑब्वियसली वो जीतेगी। बीइंग ए पाकिस्तानी ऑब्वियसली आई वुड लाइक टू सी पाकिस्तान में, लेकिन एज लॉन्ग एज गुड क्रिकेट इज प्लेड हम बिल्कुल चाहेंगे पाकिस्तान जीते, बिकॉज जाहिर है लाला जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी एट स्टेक है। आई थिंक आईसीसी ने जो एक बहुत अच्छा काम किया है वो ये कि उन्होंने एक पर्पस दे दिया है इन बायलैटरल सीरीज़ को कि वो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे।
और पाकिस्तान को अगले गालबन 5 जो टेस्ट मैचेस होने हैं उसमें 3 पाकिस्तान हैज़ टू विन। इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ज़ाहिर है, हम जो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ लाला साल के शुरू में सीरीज़ खेले, डिसअपॉइंटिंग सीरीज़ रही, हम उनसे शिकस्त भी खा गए उसमें, लेकिन ज़ाहिर है काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं। कुछ तब्दीलियाँ ख़ासतौर से जो बहुत नोटेबल तब्दीली लाला की गई है, फवाद आलम को ड्रॉप कर दिया गया है पाकिस्तान टीम से। सऊद शकील उनकी जगह वापस आए हैं। सऊद ने काफ़ी रन कायदे आज़म ट्रॉफी में स्कोर किए। लाला, वैसे फवाद को के ड्रॉप होने को कैसा देखते हैं आप? देखिए, एक प्लेयर जो खेल रहा हो टीम से, फिर काफी अरसा टीम से बाहर हो, फिर उसका कमबैक हो, परफॉर्म करे, फिर 1-2 सीरीज के अंदर जब परफॉर्म नहीं करता तो समझे कि उसके ऊपर तलवार लटकना शुरू हो जाती है। अगर यही पीछे सऊद शकील नहीं होता तो मेरे ख्याल में फवाद आलम टीम में ही होता, लेकिन क्योंकि पीछे एक प्लेयर तैयार बैठा हुआ है जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी परफॉर्म कर रहा है। देखिए, मेरे लिए तो ये था कि एक लड़का, जैसे फवाद आलम की बात हो रही है, तो एटलीस्ट 15 लड़कों के अंदर उस लड़के का चांस बनता था। मैं समझता कि उसका हक था 15 लड़कों में। आप अगर सऊद शकील नहीं करता, खुदा ना खास्ता रन, फिर क्या फवाद आलम दोबारा टीम के अंदर आएगा? तो कोई प्लान, या तो फवाद आलम से सिलेक्शन कमेटी बात करे, ठीक है ना। असल चीज जो प्रॉब्लम्स होती है प्लेयर्स और बोर्ड की, वो ये होती है कि आपस में कम्युनिकेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी सिलेक्शन कमेटी का प्लान हो, किसी भी प्लेयर के हवाले से, उमर अकमल के हवाले से, अहमद शहजाद, फवाद, जो भी प्लेयर्स हैं, वो एटलीस्ट उन प्लेयर्स को बुला के उनके साथ अपना प्लान शेयर करे कि भाई आप 2 साल बाद हमारे प्लान में, या 4 साल बाद, या प्लान में है ही नहीं, ताकि कम्युनिकेशन जो है ना, जिसके गैप की वजह से प्लेयर्स और बोर्ड का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। बिल्कुल लाला, आपने 15 रुकनी टीम की बात की। आप पता नहीं, मैं आपको हैरानी होगी ये जान के कि 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया, और उस 18 रुकनी स्क्वाड में भी जो है वो फवाद की जगह जो है वो नहीं बनी है। और वाकई वो जो थोड़ी उनकी परफॉर्मेंसेस में पिछली 1 सीरीज़ में परफॉर्म नहीं कर पाया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो इनके लिए जो है वो मुश्किल बन गई। आसिफ साहब, आपका भी मैं पर्सपेक्टिव, आपका भी नुक्ता नज़र इस चीज़ के बारे में जानना चाहूँगा, बिकॉज ज़ाहिर है फवाद ने पिछला सीज़न अपना जब कम बैक किया तो उन्होंने सेंचुरियाँ स्कोर की। अगेंस्ट न्यूजीलैंड, इन न्यूजीलैंड सेंचुरी रही, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका सेंचुरी स्कोर की, बट अनफॉर्चुनेटली अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वो परफॉर्म नहीं कर पाए, और अब उनको जो है इस पादाश पे ड्रॉप किया गया है कि कायदे आज़म ट्रॉफी में रन्स नहीं थे उसके। कैसे देखते हैं ये डिसीजन आप सिलेक्शन कमेटी का फवाद आलम के हवाले से? देखें, अभी जो शायद बात कर रहे थे ना, कम्युनिकेशन बिटवीन द सिलेक्शन कमेटी एंड द प्लेयर्स रिगार्डिंग फ्यूचर प्लान्स, बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहूँगा कि अगर कोई लड़का टेस्ट खेल रहा है, इज इन द स्क्वाड और इज इन द 11, एंड इफ इज नॉट परफॉर्मिंग, ये अच्छी बात है कि देयर इज ऑलवेज समबडी जो नॉक कर रहा है उसकी जगह के लिए, टू पुट द प्रेशर ऑन हिम। एंड अगर वो जो नॉक करने वाला खिलाड़ी जो है, अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक इट्स ओनली फेयर उसको चांस देना चाहिए। और नो बेटर प्लेस देन टू ग्रूम हिम एट होम। और उसको अगर आप होम सीरीज खिलाते हैं, अगर वो परफॉर्म करता है, तो ही हैज टू कंटिन्यू प्लेइंग टिल सच टाइम कि या तो वो ठीक से परफॉर्म ना करे, या तो दूसरे खिलाड़ी टीम में वो परफॉर्म ना करे। और जिस खिलाड़ी को ड्रॉप किया गया है, इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट फवाद आलम, कि अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगे हैं तो फिर उनको वापस टीम में लाना चाहिए। बट आई थिंक ये अच्छी बात है कि आपके पास, अगर इफ यू सी दैट देयर इज बेंच स्ट्रेंथ, इफ यू सी दैट खिलाड़ी जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे और परफॉर्म करें, द होल आइडिया ऑफ प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट इज फॉर व्हाट, इज टू गो वन लेवल अप टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। और दे हैव टू बी गिवन अ चांस टू सी वेदर और नॉट वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लेवल की उनकी टेम्परमेंट है या नहीं। बेशक टैलेंट होगा, बट जो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है बहुत सारे खिलाड़ियों की, जो बहुत अच्छे टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं, उनके टेम्परमेंट में थोड़ा सा वो बात नहीं रहती जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रहती। And this is the right platform, I think, to be tested. बिल्कुल। और लेकिन मुख्तसरन सिर्फ जानना चाहूँगा आसिफ साहब आपसे मैं ये कि फवाद इज़ 37 नाउ, 37 साल उनकी उम्र हो गई है। जनरली दिस इज़ द टाइम जब खिलाड़ी अपनी रिटायरमेंट का सोच रहा होता है। सो डू यू थिंक कि अब दिस इज़ द एंड ऑफ द रोड, यानी कि ख़त्म मामला, फवाद या तो अगले 2-3 साल खेले, बाहर चला जाए, कुछ और कर ले, पाकिस्तान टीम में वापसी अब मुश्किल होगी आपके ख्याल से? It all depends on him, उनमें कितना पैशन है, उनमें कितना जज्बा, शौक है, और वो किस तरह से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करते हैं। It all depends on that. रिटायरमेंट की जो बात है, वो entirely on him as an individual. एब्सोल्युटली। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात की, याद रहे जी, पाकिस्तान का जो फर्स्ट क्लास सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है कायदे आज़म ट्रॉफी, उसका फाइनल इस वक्त खेला जा रहा है।
और ये फाइनल इस वक्त तो नॉर्दर्न की टीम जो है वो सिंध पे मुकम्मल तौर पर हावी है। और एक नाम जो कि बिल्कुल चमक रहा है वो है हुरैरा का, मोहम्मद हुरैरा। 1000 रन क्रॉस कर गए हैं, वो डबल सेंचुरी उन्होंने फाइनल में स्कोर की है। व्हाट अ प्लेयर इन द मेकिंग। सो इस पर भी कुछ बात करेंगे और भी मजीद टॉपिक्स लेंगे इंग्लैंड पाकिस्तान सीरीज़ के हवाले से। शाहिद खान आफरीदी और आसिफ इकबाल, पाकिस्तान क्रिकेट के 2 लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। आई एम अदील अजहर और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिफ इकबाल साहब, ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। एंड टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड, उनकी क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। इट्स अ वेरी हाई प्रोफाइल सीरीज ऑफ कोर्स। इंग्लैंड दुनिया की टॉप टेस्ट साइड्स में से एक है। और आसिफ साहब, इंग्लैंड स्टिल टेक्स देयर टेस्ट क्रिकेट वेरी सीरियसली। मेरे ख्याल से दुनिया के अब चंद एक ममालिक ही रह गए हैं जो कि इतने ज़्यादा सीरियस होते हैं इस फॉर्मेट के हवाले से। सो व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल फॉर देम टेस्ट क्रिकेट? मैं इंग्लैंड की बात slightly, I think I differ with your views. I think सारे टेस्ट क्रिकेट प्लेइंग नेशंस जो हैं वो सीरियस लेते हैं टेस्ट क्रिकेट को। वो इसलिए सीरियस लेते हैं कि देखें असल जो क्या कहना चाहिए, क्रिकेटर का जो टैलेंट है, जिसमें टेस्ट का मतलब क्या है, आपका टेस्ट ऑफ टेक्निक है, टेस्ट ऑफ टैलेंट है, टेस्ट ऑफ टेम्परमेंट है और टेस्ट ऑफ टेक्निक है। ये सारी चीज़ें टेस्ट में आपकी जो खेला जाता है उसमें मालूम होता है हाउ गुड यू आर और हाउ बैड यू आर। तो जहाँ तक टेस्ट इंग्लैंड का जो ताल्लुक है, ऑब्वियसली जैसा मैंने कहा कि दूसरे कंट्रीज भी सीरियस लेते हैं, लेकिन यकीनी तौर पर लगता ऐसा है बिकॉज उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। रेगुलर हर सीजन में इनके समर में उनकी क्रिकेट होती है, रेगुलरली होती है। ये नहीं है कि डिपेंडिंग ऑन टीम्स अवेलेबिलिटी। उनका एक प्रोग्राम है, उनका एक कैलेंडर है जो बना हुआ है, आई थिंक अगले 10 साल का या वॉट एवर इट इज। It's not dependent on availability of the team. It's dependent on the calendar that have already उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। Right. जहाँ तक ताल्लुक है परफॉर्मेंस का इंग्लैंड की, या जो इंग्लैंड की टीम टॉप पर है, आई थिंक कुछ लेकिन पाकिस्तान टीम भी नंबर 1 टीम रही हुई है वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में। डोंट फॉरगेट कि वी हैव आल्सो रीच्ड दैट जेनिथ। लाइकवाइज दूसरे कंट्रीज भी रीच किए हुए हैं वो हाइट को। लेकिन टेस्ट क्रिकेट, I mean, again, we are talking to someone, you know, जो पैदा उस era में हुआ है जहाँ टेस्ट क्रिकेट was the pinnacle of cricket. I want to just go back slightly to आपके जो earlier comments थे जो हम discuss कर रहे थे about individual players. Right. लेकिन टेस्ट क्रिकेट और जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं जो पाकिस्तान रेगुलरली खेलता है, and most of the players जो टेस्ट क्रिकेट 11 में या 15 में है पाकिस्तान के, वो ODI फॉर्मेट में भी हैं और T20 फॉर्मेट में भी हैं। I would seriously recommend और suggest कि बास खिलाड़ी ऐसे हैं जो I don't want to take the name of फवाद आलम in particular, लेकिन बास खिलाड़ी ऐसे हैं जो probably adapt नहीं कर पाते हैं। उनका जो mindset है, उनका जो क्या करना चाहिए, क्रिकेट खेलने का तौर तरीका जो है, वो हो सकता है सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के लिए ही उनका mindset है। वो अडेप्ट करने जाते हैं T20 में या ODI में, वो नहीं कर पाते हैं। तो फिर वो ना वो कहते ना घर करे ना घाट करे, तो वो हाल हो जाता है खिलाड़ियों का। It's not a bad idea, and also don't forget fitness also plays a big role. अगर आप सारा साल ये खिलाड़ियों को डे इन एंड डे आउट खिलाते रहें तो यकीनी तौर पर एक फिटनेस का एक प्रॉब्लम हो सकता है, और दूसरा कोई ना कोई फॉर्मेट इफेक्ट होता है, आया वो टेस्ट क्रिकेट हो या ODI हो या T20 हो। तो आई डोंट थिंक इट्स अ बैड आइडिया जैसा इंग्लैंड ने किया है। दे हैव earmarked certain players जो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, and they have earmarked other players जो limited overs cricket खेलते हैं। तो पाकिस्तान, I think they should also look into this. आसिफ साहब, they've gone on to the very next level. वो तो एक next level पे पहुंच गए। उन्होंने तो अपने कोचेस ही अलग कर दिए हैं। I mean, ब्रैंडन मैकलम, जिनकी ज़ाहिर बड़ी पहचान एज ए लिमिटेड ओवर्स क्रिकेटर की रही थी, बड़े ही धुआंधार किस्म की बैटिंग वो किया करते थे, उनको उन्होंने जो है वो कोच बनाया है अपनी टेस्ट साइड का। उस अपॉइंटमेंट के हवाले से उनकी बल्कि एक मखसूस फॉर्म, एक ब्रांड जिसको बेसबॉल का नाम ब्रिटिश मीडिया में दिया गया था। सो हाउ डू यू सी थिंग्स गोइंग अबाउट इस वक्त इंग्लिश टेस्ट क्रिकेट के हवाले से? जी सर, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इसलिए कि आई थिंक ये जो अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई, इंग्लैंड जीता है, दे बिकम द वर्ल्ड चैंपियंस। जी, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई थिंक उसमें ब्रेंडन मैकलम नहीं थे। जी जी बिल्कुल, उनका कोई और कोच था। लेकिन ब्रेंडन मैकलम ने जो टेस्ट क्रिकेट में इंट्रोड्यूस इंग्लैंड की टीम में
जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपने देखा हाइज एंड लोज। इन इंग्लैंड जो भी टेस्ट सीरीज हुई है पिछले साल में, बाज मैचेस इंग्लैंड ने 350 रन 50 एंड दे वन द टेस्ट। बट बाज ऐसे में एक दो ऐसे मैचेस भी हुए जिसमें वो आई थिंक द ब्रांड इज कॉल्ड, उसका कुछ नाम दिया हुआ है उन्होंने, बैस बॉल बोला है जी, बैस बॉल उसको सर। नहीं वो तो खैर ब्रेंडन मैकलम को कहते हैं जी जी, लेकिन जो माइंडसेट की मैं बात करना चाह रहा था जी, अगेंस्ट न्यूजीलैंड उन्होंने 3 बहुत बड़े टोटल चेस किए, लगातार 3 टेस्ट मैचेस। व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, फोर्थ इनिंग अमेजिंग। इट वाज लाइक प्लेइंग ओडीआई क्रिकेट, लिमिटेड ओवर क्रिकेट। बट लाइकवाइज एक आध टेस्ट ऐसा भी हुआ जिसमें वो उसी फॉर्मेट की तरह उसी माइंडसेट से गए और हार गए, बट दे डिडंट फॉल बैक, दे कंटिन्यूड, राइट। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट फ्यूचर टेस्ट क्रिकेट इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट, कि आप एक दिन में 90 ओवर्स रखे हैं मिनिमम मैक्सिमम, और वो 90 ओवर्स 4 दिन में आप देखें रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मे बी 4.5 दिन, बट ज्यादा रिजल्ट 4 दिन में आ जा रहे हैं। और उसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ है टेस्ट क्रिकेट में, एक तो रन रेट का हुआ है, जो गोइंग बैक टू माय डेज बिफोर यू वर बोर्न, 210 220 रन दिन में होते थे, 2-3 खिलाड़ी आउट होते थे, एंड 5 दिन खेलते थे आप, रिजल्ट बहुत कम होते थे, ड्रॉ होता था। वो सारा चेंज हो गया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द लिमिटेड ओवर क्रिकेट। इंग्लैंड, क्योंकि हम इंग्लैंड की बात करें तो उनका ब्रांड ऑफ क्रिकेट मैकलम के आने से जो शुरू हुआ है वो ये है कि अटैकिंग क्रिकेट। डजंट मैटर इफ दे आर लूजिंग विकेट, डजंट मैटर इवन इफ दे लूज द टेस्ट, इन द परस्यूट ऑफ दैट एक्सेलेंस जो वो टीम में इंडक्ट करना चाह रहे हैं। So I think it's a good way, but some way, it shouldn't be brainless cricket. You have to use your brain also. There are times, I felt very surprised to see England कि वो बेशक वो ब्रेव क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन वो ब्रेनलेस भी क्रिकेट लग रही थी एट टाइम, जबकि आप टेस्ट मैच, जबकि आपको मालूम है कि आप नहीं जीत सकती, यू आर इन अ होपलेस सिचुएशन। At that stage, you have to use your brain to save the test. But you just can't continue कि हम इसी तरह के और इसी तरह से खेलेंगे। I think there has to be a balance between. Yeah, absolutely. ज़ाहिर है ये टेस्ट सीरीज को इंग्लिश बहुत अपने से, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आई थी, they came with a full squad, because ज़ाहिर है जो मैं थोड़ी देर पहले आसिफ साहब जिक्र कर रहा था वो यही है कि सबकी नज़रें जो हैं वो उस फाइनल जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिसका रेनिंग चैंपियन वी नो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड तो अब इज आउट ऑफ द रेस नाउ, so there will India can still play in the final, but Pakistan, Australia, England, इन चारों में 3 टीमों में से they are all fighting for that spot कि कौन वहाँ पे जो है पहुँच पाएगा। So I think this entire test championship, आसिफ साहब, it's actually a very good idea. I mean बहुत सारी जो bilateral सी meaningless सीरीज हुआ करती थी, अब उसमें कुछ एक पर्पस उसकी जो है उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट आ गया है। आसिफ साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? आई थिंक अभी फ्रीज़ हो गए हैं, सो उनके साथ हम थोड़ी देर में ज़ाहिर बात करेंगे आसिफ साहब से। मैं बल्कि थोड़ा बहुत ऐसा कैसे हो सकता है, समबडी इज़ वाचिंग टॉकिंग टू अस फ्रॉम इंग्लैंड, और उनसे हम फुटबॉल का भी जिक्र ना करें, बिकॉज इंग्लैंड की अपनी फुटबॉल टीम, इवन दो उनका स्टार्ट बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, उसके बाद दूसरे मैच में दे ड्रू अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स, उनका भी मैच आने वाला है अभी अगले 1-2 दिन में, और वो अपनी देखते हैं कि सीट पक्की करते हैं फॉर द फाइनल, फॉर द सेकंड राउंड और नॉट। इस हवाले से चलें जी, हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे पास एक पैकेज भी मौजूद है बहुत ज़बरदस्त सा। जिस वक्त अभी ब्राज़ील का मैच हुआ था, जो अपना पहला मैच खेले थे, दूसरा मैच तो आज वो खेलेंगे अगेंस्ट स्विट्ज़रलैंड, सो उसमें कराची के इलाके लियारी, जिसको मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है, वहाँ की तस्वीरें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोशल मीडिया पर रहते हों और आपने कोई तस्वीर और वीडियो जो है वो इस हवाले से नहीं देखी हो। सो क्या हमारे पास वो पैकेज, आई एम सॉरी मैं मिस कर गया, क्या हम पैकेज अभी वो चला? ओके, तो अभी हम ये करते हैं कि आपको ज़रा खिज़र हमारे जो नुमाइंदे हैं उनकी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि लियारी गए और लियारी जाके उन्होंने ये पैकेज रिकॉर्ड कराया। जस्ट चेक आउट दी एंथुजियाज़म, ज़रा लोगों की लगन, जज्बा और शौक़ देखिए और सपोर्ट देखिए वहाँ पे इन फुटबॉल वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेंट टीम्स के लिए। मनाजिर जो इस वक्त लियारी में हर जगह दिखाई दे रहे हैं, लियारी वालों की नजरें फुटबॉल स्क्रीन्स पर लगी हुई हैं, क्योंकि वो अपनी अपनी टीमों को ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के बुखार में भरपूर तरीके से इन्वॉल्व हुए हुए हैं।
सबसे ज़्यादा सपोर्ट ब्राज़ील की है। उसके बाद अर्जेंटीना में हमारा मेसी खेल रहा है और ब्राज़ील हमारा मुल्की टीम है। जर्मनी के भी हैं, स्पेन भी है, मुख्तलिफ समझे टीमों के अलग अलग शगाई बोल हैं। यहाँ लियारी के बाहर से लोग आ रहे हैं, कुछ दोस्त हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और गुलिस्तान जौहर से आप लोग आए हैं। जौहर से जौहर में स्क्रीनिंग वगैरह, क्योंकि जौहर में इस तरीके की बिल्कुल स्क्रीनिंग नहीं है, वहाँ पे क्रिकेट लवर ज़्यादा हैं, फुटबॉल लवर्स आपको सिर्फ लियारी में ही मिलेंगे, क्योंकि ये मिनी ब्राज़ील है और बाकायदा महसूस हो रहा है। जी आप भी फुटबॉल? जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? वाकई में मुनफरिद है, सबसे अलग है इधर आके, मतलब अलग ही देखने को मिल रहा है, मज़ा है। लियारी वालों का कहना है जब तक फुटबॉल वर्ल्ड कप जारी है ये मेला लगा रहेगा। कैमरामैन कासिम रईस के साथ खिदर आजम, समा, कराची। Wow, amazing. Brazil, football and Liari. What a beautiful match this is. आसिफ साहब हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं। आसिफ साहब वैसे क्रिकेट को फिलहाल हम यहाँ पे ज़रा फुल स्टॉप लगाते हैं। आपसे अभी हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया था। मैं यही कह रहा था कि भाई इंग्लैंड में मैच हो रहा हो, कोई किसी से बात हो रही हो और फुटबॉल का जिक्र ना हो तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है। इंग्लैंड ऑफ कोर्स गॉट ऑफ टू अ वेरी गुड स्टार्ट अगेंस्ट ईरान, बट देन उसके बाद एक हिकअप ज़रूर आया अगेंस्ट USA। सो आसिफ साहब फॉलो कर रहे हैं आप फीफा वर्ल्ड कप और इंग्लैंड की टीम को? नॉट पर्टिकुलरली इंग्लैंड की टीम, यस फॉलो तो कर रहा हूँ मैं। एंड आई थिंक इंग्लैंड इज इन अ कंफर्टेबल पोजीशन टू क्वालिफाई, बिकॉज उनका जो गोल का जो मार्जिन है जो ईरान को हराने के बाद प्लस में रहे हैं वो, तो आई थिंक बेस्ड ऑन दैट आई थिंक दे विल क्वालिफाई फॉर द लास्ट 16 के लिए। या दे शुड बी एबल टू क्वालिफाई। इंग्लैंड की टीम भी बहुत टैलेंटेड है अगर आप देखें, और ऐसा लग रहा है कि गैरेथ साउथगेट जो इनके अब कोच हैं, उन्होंने जिसे कहते हैं इंग्लैंड में हमेशा टैलेंटेड प्लेयर्स रहे, प्रीमियर लीग के टॉप प्लेयर्स ऑफ कोर्स आके यहाँ पर खेल रहे होते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोच ने उनको जो है ना, कोच की कितनी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस होती है इस तरह के खेलों में कि उनको वाकई जैसे कहते हैं ना एक लड़ी में पिरो दिया। यूरोपियन चैंपियनशिप अगर आपको याद हो अभी उसका भी ये इंग्लैंड में फाइनल खेले थे। सो वैसे जनरली आपको है इंटरेस्ट, आप इंग्लैंड में बहुत अरसे से रह रहे हैं, आपने काउंटी भी वहाँ पे खेली है, कोई एक मखसूस क्लब जो आपको पसंद था फुटबॉल का या है अभी भी? है अभी भी, चेल्सी इज द क्लब जो हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन बेसिकली भी सपोर्टेड बिकॉज जिस ज़माने में मैं क्रिकेट खेलता था और मेरे बच्चे जो स्कूल में जाते थे उस ज़माने में चेल्सी काफ़ी मशहूर क्लब था, और उसके जो कप्तान था हॉलैंड्स, क्रिस हॉलैंड्स, उसके बच्चे, ये हमारे बच्चे जिस स्कूल में जाते थे वहाँ थे तो उससे दोस्ती हो गई थी। That's the only reason. But I can't comment on football. I have no authority to talk about football other than watching it as a sport and as an entertainment. चलें जी, thank you so much आसिफ साहब, as always thank you so much for your time and good luck. England football team as well, of course. England काफ़ी सारे लोगों की favorite teams में से है along with Brazil. ओके जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं आज के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस के हवाले से। वी नो आज का पहला सनसनीखेज मैच जो है वो तो अपने अख्ताम को पहुंच चुका था, जहां पे कैमरून और सर्बिया जो है वो 3-3 बराबरी के साथ खेले। 9 बजे आज पाकिस्तान टाइम से पहले भी अभी जो है वो एक और मैच होने वाला है। ये ब्राज़ील और स्विट्ज़रलैंड का तो मैच होना ही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 9 बजे। ब्राज़ील आज स्विट्ज़रलैंड को हराता है, दे ज्वाइन फ्रांस एज द सेकेंड टीम, दूसरी टीम बन जाएंगे ग्राउंड ऑफ 16 में क्वालिफाई करने वाले। लेकिन याद रहे ब्राज़ील की टीम को नेमार, उनके स्टार प्लेयर की सपोर्ट अगले 2 मैचेस में हासिल नहीं है। ऑलराइट, उसके अलावा आज जो एक और मैच खेला जाएगा उसमें जो है वो 2 टीमें, यस, साउथ कोरिया, अब से थोड़ी देर बाद साउथ कोरिया और घाना की टीमें एक दूसरे के आमने सामने आएंगी। ये बात याद रहे जी, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें, साउथ कोरिया अपना पिछला मैच जो है उन्होंने ड्रॉ किया था, और गाना की अगर हम बात करें दे लॉस्ट देयर लास्ट गेम। सो गाना अगर आज साउथ कोरिया से हार जाता है, देयर वर्ल्ड कप इज़ ओवर। और अगर साउथ कोरिया ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता है देन दे विल फॉर द शॉर्ट टाइम अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ जाएंगे। और आज रात 12 बजे इट्स गोना बी अ बिग वन, एक बड़ा मैच होने वाला है। पुर्तगाल का मुकाबला होगा यूरुग्वाई के साथ। ये दोनों टीमें ऐसी हैं कि जिनके 2 लेजेंडरी खिलाड़ी अपना ये आखिरी फीफा वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, चाहे वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो फॉर पुर्तगाल या फिर लुइस सुआरेज हो
फॉर यूरुग्वाई। यूरुग्वाई की जो गोल्डन जनरेशन की ये आखिरी खिलाड़ी इस वक्त एक्शन में नजर आएंगे और वाकई इट्स गोना बी अ क्रैकर ऑफ अ गेम। सो चलें जी, वक्त आ गया है कि आप लोगों से इजाजत ली जाए। आई होप यू गाइज एंजॉयड आवर डिस्कशन विद टू क्रिकेटिंग लेजेंड्स ऑफ पाकिस्तान। इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान सीरीज का आगाज होने वाला है। सो व्हाट अ वीक दिस इज गोइंग टू बी। फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा होगा, पहला राउंड का इख्तिताम हो रहा होगा और साथ साथ पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का भी आगाज़ हो रहा होगा। दिसंबर इज़ गोइंग टू बी सो मच फन। इंशाल्लाह आप लोगों से कल होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।